फ्रेंड्स, हम लोग पर्यावरण के सेकंड टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले इसमें ये कह रहा है, एक सीमा तक प्रकृति अपने पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने की क्षमता रखती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब क्या होता है ना, कि इंटरनल एटमॉस्फेयर और एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर को बैलेंस करना, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्थापित करने की जब कोशिश की जाती है तो उसी को कहा जाता है होम्योस्टेसिस। किस क्रिया द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस युक्त होती है? यानी पृथ्वी से, यानी अर्थ से हमको कहाँ जाना है? एटमॉस्फेयर में जाना है नाइट्रोजन को, तो इसको क्या कहेंगे? विनाइट्रीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बन के चक्रों में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो ये याद रखेंगे हम लोग कि हाइड्रोजन साइकिल में जो होती है सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन धान का पौधा जो होता है ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में नहीं ग्रहण करता है। तो पूछा हमसे ये जा रहा है कि धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो ये करता है अमोनियम के रूप में। ठीक है। स्थलीय परितंत्रों में सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? तो ये होता है वन पारिस्थितिकी तंत्र। रासायनिक तत्वों का जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश किस माध्यम से होता है? ये होता है पौधों की जड़ों से। किस चक्र में माध्यम से अजैविक तत्वों का जैविक प्रावस्था से होकर गमन होता है और पुनः अजैविक दशा में वापस आ जाते हैं? तो इसे कहा जाता है भूजैव रासायनिक चक्र। ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल होती है ये। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विभिन्न यौगिकों में परिवर्तन क्या कहलाता है? इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट्स में चेंज हो जाता है। ठीक है। अमोनिया लवण के नाइट्राइट्स एवं नाइट्रेट्स में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नाइट्रीकरण कहते हैं। इकोक्लाइन क्या है? तो यह दो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल है। यानी जहां पे दो अलग अलग परिस्थिति तंत्र मिलेंगे तो वो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, और जहां ओवरलैपिंग करेंगे उसी को हम लोग कहेंगे इकोक्लाइन। पारिस्थितिकी अध्ययन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो पारिस्थितिकी अध्ययन का जो अंतिम लक्ष्य में होता है वह होता है पारिस्थितिकी विविधता एवं संसाधनों का संरक्षण। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता का क्या अर्थ है? प्रत्येक तत्व के उत्पादन तथा उपभोग में संतुलन। ज्वालामुखी के फटने से कौन सा प्राकृतिक चक्र दुष्प्रभावित होता है? वह होता है फास्फोरस चक्र। ठीक है ना, अगर यानी क्या डिस्टर्ब होगा? ज्वालामुखी जब फटेगी तो फास्फोरस। ठीक है ना। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो चार्ल्स एल्टन ने। सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? आत्पोद्भिद कहते हैं। जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसको जनसंख्या कहा जाता है। बालुकोद्भिद किस स्थान पर उगने वाले पौधे होते हैं? तो ये बजरी तथा रेत में। किसी स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने के उपकरण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइक्रोमीटर। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था ईओ विल्सन ने किया था। ठीक है ना। सर्वाधिक प्रजाति विविधता किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो भूमध्य रेखी प्रदेश में सबसे ज़्यादा भौगोलिक जो विभिन्नता पाई जाती है। जैव विविधता का भंडार उपमा किस भौगोलिक क्षेत्र को प्रदान की जाती है? तो ये किया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। यहाँ पे विविधता बहुत ज़्यादा है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति या ग्रेट बैरियर रीफ सीधे सीधे ये पूछा जाता है कहाँ है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। सारगैसम नामक विशिष्ट प्रकार की घास कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सारगैसो सागर में। और सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर अटलांटिक महासागर में है। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप हैं? तो ये हैं कोरल। ये किस तरह के द्वीप हैं? ये कोरल या मूंगा टाइप के। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? तो ये कहा जाता है पश्चिमी घाट को। ठीक है। संसार में किस देश के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ये पाई जाती है ब्राजील में। वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? तो ये होता है 7.5 to 8%। ठीक है। IUCN ने रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? तो ये पेज जो होते हैं ये कैसे होते हैं? गुलाबी पेज होते हैं। फिर जैव विविधता संधि कब प्रभावी हुई थी? तो 29 दिसंबर 1993 से। चंदन तथा पड़ाक नामक वृक्ष कहाँ
बहुतायत रूप में पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं कर्नाटक एवं अंडमान में। डोडो पक्षी तथा लाल पांडा नामक विलुप्त जीव जातियां किस देश में पाई जाती हैं तो ये पाई जाती हैं मॉरिशस और चीन में। यानी डोडो पक्षी मॉरिशस में है और लाल पांडा जो है ये चीन में है। ठीक है, उसके बाद जैव विविधता क्षरण के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ये होता क्या है, प्राकृतिक आवासों का विनाश। अगर प्राकृतिक आवास जो है उनके नष्ट कर दिए जाएं तो उनका क्षरण सबसे तेजी से होगा। क्रिटेशियस तथा पर्मियन युग में जैव विविधता क्षरण का प्रमुख कारण क्या था? जलवायु का परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ। हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? नॉर्मन मायर्स 1988 में दिया था। विश्व में कितने जैव विविधता के संवेदनशील स्थल हैं? तो ये है 25, ये बहुत याद रखिएगा। विश्व में कितने जैव विविधता के संवेदनशील स्थल हैं? तो 25। भारत के 2 हॉट स्पॉट स्थल कौन से हैं? तो ये पश्चिमी घाट है और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय है। भारत में प्रथम जैव मंडलीय क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना कब की गई थी? तो ये हुआ था 1986 में। कल्प वृक्ष उपमा किस वृक्ष को प्रदान की गई है? तो नारियल को। यानी नारियल को क्या कहा जाता है? कल्प वृक्ष कहा जाता है। देश के किस भाग को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर राज्यों को। थामिन मृग कहाँ पाया जाता है? याद रखिएगा, थामिन मृग कहाँ पाया जाता है? तो ये मणिपुर में या लोकटक झील के पास। प्रथम तथा द्वितीयक सर्वाधिक महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक किसे माना जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड पहला है और सल्फर डाइऑक्साइड दूसरा है। सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है बेंजीन, टॉलुइन तथा जाइलिन। ठीक है, बेंजीन के कारण किस रोग की संभावना सबसे अधिक होती है? तो ये होती है ब्लड कैंसर की। बेंजीन के कारण किसके संभावना बढ़ जाती है? ब्लड कैंसर की। ठीक है, भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन कौन से हैं? तो ये होते हैं आर्सेनिक और फ्लोराइड। जीवाणुओं का कौन सा विभेद पेट्रोलियम तेल अधिप्लवों के उपचार करने में सक्षम है? तो स्यूडोमोनास प्रजाति। ठीक है, ये हो गया स्यूडोमोनास प्रजाति। रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापने की इकाई क्या है? तो ये रोंटजन होती है। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन किससे किया जाता है? तो रेडियो एक्टिव प्रोसेसिंग के द्वारा। ठीक है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ह्यूमेलिन। यानी हमने जो प्रोड्यूस किया है पर्यावरण में जो प्रदूषण, उसको क्या कहेंगे? ह्यूमेलिन कहेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ? तो 16 फरवरी 2005 को। ये कई बार पूछा जा चुका है। क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005। भारत में क्योटो प्रोटोकॉल पर अपनी सहमति कब प्रदान की थी? तो भारत ने अपनी सहमति प्रदान कर दी थी 2002 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का संशोधन कब किया गया? 1991 में। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र में स्थित है? मध्य प्रदेश में। और पेंगुइन नामक पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो पेंगुइन नामक पक्षी पाया जाता है अंटार्कटिका में। श्याम मृग कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। भारत में कौन सी प्रजाति के कपी पाए जाते हैं? जो कपी, ये हैं गिब्बन। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। ठीक है, और उसके बाद ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी के बढ़ते तापमान का सिद्धांत तो 1903 में किस वैज्ञानिक ने खोजा था? तो ये था स्वांति एरिनम। वर्ष 1979 में किस स्थान पर हुए प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन में समस्या की गंभीरता समझी गई और ओजोन की परत को हो रहे नुकसान पर ध्यान दिया गया? तो ये हुआ था कहाँ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। वायुमंडल की किस परत में स्थित ओजोन परत पराबैंगनी बी और पराबैंगनी सी किरणों का अधिकांश भाग रोक देती है? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। पहला संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण व विकास सम्मेलन 1992 में ब्राजील के किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। किस जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज अथवा कॉप में ग्रीन क्लाइमेट एंड फंड स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी? तो ये था 16वां कोप सम्मेलन। ठीक है, और अंत में हम लोग देखेंगे कि 16वां कोप सम्मेलन 2010 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये होता कानकुन में हुआ था, मैक्सिको में। और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो 1987 में। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
थैंक यू।